रजनीश क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में तमाम क्वेश्चंस लिखवाए थे, समझाए थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज इंडियन पॉलिटी के बारे में, जो आने वाले परीक्षाओं में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आते हैं। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इंडियन पॉलिटी से, भारत का संविधान से कुछ प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं उसको आज लिखवाऊंगा। हाँ, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परीक्षा, ये सोचकर परीक्षा की तैयारी आप मत करें कि अभी परीक्षा में बहुत दिन है। सच्चाई ये है कि लॉकडाउन खुलने के बाद परीक्षा होगी और निश्चित रूप से होगी, चाहे वो दिसंबर में हो या फिर जनवरी में। लेकिन ये सोचकर कि हमें तो मेरे पास 5 महीने 6 महीने बाकी हैं, तैयारी इत्मीनान से करना है, ये मैं कतई नहीं चाहूंगा। मैं ये चाहूंगा कि आपकी तैयारी सतत चलती रहे, आपकी तैयारी इत्मीनान से चलती रहे। हाँ, टेंशन नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है कि हाँ टेंशन लेके हमें परीक्षा की तैयारी करनी है। आप अगर रेगुलरली क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और अपना समय बर्बाद न करके अगर आप इसके साथ जुड़े रहेंगे तो मैं यह निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि सफलता आपकी कोई नहीं रोक पाएगा। आपको सफल होना ही होना है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि सफल वही होते हैं जो इंसान सतत प्रयत्नशील होते हैं। सफलता के लिए आपका हर एक कदम बहुत अहमियत रखता है, बहुत जरूरी होता है। एक एक कदम बढ़ाए हुए कदम से ही आगे की श्रृंखला को आप अपने नजदीक ला सकते हैं, मंजिल को अपने नजदीक ला सकते हैं। मंजिल खुद आपके पास चलती चली आएगी और आप एक दिन सफल बन जाएंगे, सफल इंसान हो जाएंगे, आपके हाथ नौकरी लग जाएगी। डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में मैं आपको फिर से एक बार बोल दूं कि भारत का संविधान से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है, जो सबको जानना जरूरी है। हर प्रतियोगिता परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, याद करना चाहिए। मैं आपको तमाम क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप उसे तो तैयार हो जाइए। अपना पेन और पेंसिल, कलम, कागज लेकर आप लोग क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र कब मिला? इसका आंसर लिखिए। 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में। क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी ने बंगाल पर कब आधिपत्य जमाया? इसका आंसर लिखिए। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 3, प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? इसका आंसर हुआ सिराजुद्दौला की। आप जानते हैं कि सिराजुद्दौला जो बंगाल का उस समय नवाब था, जो नवाब अलीवर्दी खां का नाती था। चूंकि अलीवर्दी खां को कोई संतान नहीं था, सिर्फ उनकी पुत्रियां थीं। उन्हीं पुत्रियों में से सबसे छोटी पुत्री का ये लड़का सिराजुद्दौला था, जो एक होनहार लड़का था। इसी होनहारपन को देखकर नवाब अलीवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को अपना गद्दी नशीन नियुक्त किया था और उसे गद्दी पर बिठाया था। अपने जीवन काल में ही उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि मेरे नहीं रहने के बाद बंगाल की गद्दी पर सिराजुद्दौला बैठेंगे। जब मैं प्लासी की लड़ाई के बारे में बताऊंगा आपको, तो विस्तार से, पूरे विस्तार से 1757 की प्लासी की लड़ाई के बारे में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, और तमाम जो क्वेश्चंस उससे बनेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा जब हम लोग चलेंगे प्लासी की लड़ाई के समय में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के काल में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ? इसका आंसर लिख लीजिए।
प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के काल में। क्वेश्चन नंबर 5, किस समिति की रिपोर्ट पर ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? इसका आंसर लिखिए, गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? इसका आंसर लिखिए, 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, रेगुलेटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका आंसर लिखिए, इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना था। क्वेश्चन नंबर 8, मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन कर दिया गया? इसका आंसर लिखिए, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत कहा जाने लगा? इसका आंसर लिखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 10, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी था? इसका आंसर लिखिए, इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति। क्वेश्चन नंबर 11, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी था? इसका आंसर लिखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 12, कलकत्ता में किस एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया था? इसका आंसर लिखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 13, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था? इसका आंसर लिखिए, 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर लिखिए, वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। नंबर 1 फिलिप फ्रांसिस, नंबर 2 मॉनसन, नंबर 3 बारवेल, नंबर 4 क्लेवेरिंग। My dear students, next question, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कौन था? इसका आंसर लिखिए, सर एलिजा इम्पे। क्वेश्चन नंबर 17, किस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया था? इसका आंसर लिखिए, पिट्स इंडिया एक्ट ने। क्वेश्चन नंबर 18, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? इसका आंसर लिखिए, 1784 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, किस एक्ट के तहत कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया था? इसका आंसर लिखिए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस अधिनियम या एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई? इसका आंसर लिखिए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? इसका आंसर लिखें, 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को
20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इसका आंसर लिखें। 1793 का चार्टर्ड एक्ट के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन किस भारतीय कोष से मिलने लगा था? इसका आंसर लिखिए। 1793 का चार्टर्ड एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 24। किस एक्ट के तहत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, किंतु चीन से व्यापार और चाय के व्यापार का एकाधिकार बना रहा? इसका आंसर लिखिए। 1813 का चार्टर्ड एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया है? इसका आंसर लिखिए। 1813 का चार्टर्ड एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान किया गया? इसका आंसर लिखिए। 1813 का चार्टर्ड एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत किस एक्ट में मिलते हैं? इसका आंसर लिखिए। 1833 का चार्टर्ड एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? इसका आंसर लिखिए। 1833 का चार्टर्ड एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? आंसर लिखिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया था? इसका आंसर लिखिए। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? आंसर लिखिए। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 32। किस अधिनियम के तहत विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया, जिसमें पहले 3 सदस्यों के अतिरिक्त एक विधि सदस्य जोड़ा गया? इसका आंसर लिखिए। 1833 का चार्टर्ड एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद क्या कहलाने लगी? इसका आंसर लिखें। भारत परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक्ट अंतिम चार्टर था? इसका आंसर लिखिए। 1853 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 35। विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया था? इसका आंसर लिखिए। 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? इसका आंसर लिखिए। 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है कि आप तमाम क्वेश्चन को अच्छे से सुन रहे होंगे और लिख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
37 किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई है? इसका आंसर लिखे 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 38 कौन सा विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए एक घातक झटका साबित हुआ? आंसर लिखिए 1857 का विद्रोह। आप जानते हैं कि 1857 का विद्रोह, जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, सिपाही गदर के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा विद्रोह था जो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जितने भी भारतीय थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ फेंकना चाहते थे, ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी पूरी घृणा का भाव हो चुका था। एक ऐसा विद्रोह था जिस विद्रोह के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को घातक झटका लगा और इसी झटका के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार उखड़ गई और क्राउन के हाथ में, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के हाथ में फिर शासन चला गया था। क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका आंसर लिखिए भारतीय शासन अधिनियम 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन किस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था? इसका आंसर लिखिए भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 किस अधिनियम द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? इसका आंसर लिखिए 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 किस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य का पद सृजित किया गया है? इसका आंसर लिखिए भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय परिषद में कितने सदस्य थे जो भारतीय शासन अधिनियम 1858 द्वारा बनाया गया था? इसका आंसर लिखिए 15 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा था? इसका आंसर लिखिए भारतीय शासन अधिनियम 1858 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बना, यह ऐसा किस अधिनियम के द्वारा हुआ? इसका आंसर लिखिए भारतीय शासन अधिनियम वेरी स्टूडेंट, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 1 पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 पेज नंबर 4 पेज नंबर 5 पेज
पेज नंबर 6, और ये आपके हो गए। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इंडियन पॉलिटी में 45 क्वेश्चंस आपको दिए। मेरा विश्वास है कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। निश्चित रूप से इन प्रश्नों में से किन्हीं भी प्रश्नों को आप हो सकता है कि आप अपने प्रश्न पुस्तिका में से पाएं, देखें। अपने इसी विश्वास के साथ मैं आपको फिर से एक बार कहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई में कोई कोताही न बरतें, कहीं पर कोई कमी न रखें। कोई ऐसा न हो कि कोई चूक आपको लगे कि हाँ, हमसे चूक हो गई, हमने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा था। मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें, बस बिना रुके, बिना रोके, बिना किसी प्रकार की विघ्न बाधाओं को अपने सिर पर लिए हुए। और मैं आपसे एक बात बता दूं, आपके लिए मैं बता देता हूं कि तेरे गिरने में कोई हार नहीं है, तू इंसान है, कोई अवतार नहीं है। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं, बार बार ये कह रहा हूं कि अपनी पढ़ाई के साथ कोई कोताही नहीं बरतें, कोई कोताही नहीं बरतें। आराम से पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें, बगैर कोई टेंशन लिए हुए। बस एक ही मुकाम, हमें मंजिल हासिल करनी है तो करनी है। अपने माता पिता का नाम रोशन करना है तो करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है तो करना है। रजनीश सर की क्लास से मुझे फायदा उठाना है तो उठाना है। हाँ, एक बात मैं और बोल दूं, मेरा ये निवेदन होगा आप लोगों से कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे बोलने की शैली आपको अच्छी लगे, मेरा पढ़ाने का तौर तरीका आपको अच्छा लगे, तो मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स कि मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वयं भी आप इसे पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करके उनको भी लाभान्वित करें। ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाएं, क्योंकि मैं स्पेशली आप लोगों के लिए वक्त निकालकर, क्योंकि मैं खुद भी खाली इंसान नहीं हूं, पढ़ता हूं, आपके लिए ही पढ़ता हूं, आपके लिए ही क्वेश्चन तैयार करता हूं। मेरा मेहनत सफल हो, आप सफल होंगे तो मेरी मेहनत सफल होगी। मैं समझूंगा कि मैं सफल हो गया। अपने इन्हीं चंद लफ्जों के साथ अगले क्लास के लिए मैं आपसे नमस्कार करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मेरा वीडियो देखा, सुना, पढ़ा, इसके लिए धन्यवाद।